हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। साइंस की वन लाइनर की सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखी है। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो 2 पार्ट नहीं देखे तो उन 2 पार्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के भी आप लोग वो 2 पार्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के वन लाइनर की फॉर्म में करवाऊंगा और ये वीडियो आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और जिन भी कैंडिडेट का कल FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम होगा वहाँ पर भी साइंस आ रही है तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे से एक फैक्ट याद रखना आप लोग मरकरी के बारे में। तो मरकरी एकमात्र मेटल है। सबसे पहले आप लोग को पता नहीं होना चाहिए कि मरकरी एक मेटल है और ये एक ओनली ऐसी मेटल है जो लिक्विड रहती है एट रूम टेम्परेचर। ये फैक्ट याद रखना, यही फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जो मेटल है वो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर, तो मरकरी होती है। और मरकरी का एटॉमिक नंबर भी पूछा जाता है। तो मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आप लोगों का 80, जो 80 मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, ये मैं आप लोगों को लास्ट में करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉन मेटल ऐसी होती हैं जो ऐसी नॉन मेटल का नाम बताना है। सारी की सारी जितने भी नॉन मेटल हो तो चमकती नहीं है। तो आयोडीन एकमात्र ऐसी मेटल है जो चमकती है। तो आप लोगों को याद रखना, आयोडीन एकमात्र मेटल है, नॉन मेटल क्या है, आयोडीन एकमात्र नॉन मेटल है जो चमकती नहीं है। यही फैक्ट इसमें याद रखना है आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है ग्रेफाइट जो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो आप लोगों को याद रखना कि ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही बताऊंगा आगे। उसके बाद देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है जो आप लोग के पेट्रोल, डीजल और केरोसिन एक्सेट्रा होते हैं या हम लोग क्रूड ऑयल से जो निकालते हैं तो ये किस प्रोसेस से इनको सेपरेट किया जाता है। तो उस प्रोसेस का नाम आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो पेट्रोल वगैरह है वो किस प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है क्रूड ऑयल से, तो उस प्रोसेस का नाम होता है आप लोगों का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, एक मोल पूछ लेगा कि एक मोल कितने के बराबर होता है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है 6 मोल, एक मोल। और इस एक मोल को ही क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये भी आता है कि एवोगैड्रोस नंबर के कितने के मोल के बराबर होता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी। तो आप लोगों को याद रखना ईंट। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ये इसकी ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
आप लोग याद रखना कि 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻28 ये होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारे प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, जो डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने की थी। और प्रोटॉन का जो नाम है वो नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, सेम जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, 1.637 इंटू 10⁻⁻24 मास ऑफ द प्रोटॉन होता है। उसके बाद ए न्यूट्रॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप लोगों को याद रखना नाच, नाच से न्यूट्रॉन, एच से चैडविक हो जाएगा न्यूट्रॉन। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 होता है और मास कितना होता है 1.637 इंटू 10⁻⁻24, ये न्यूट्रॉन का मास होता है। उसके बाद देख लेते हैं एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आती है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो जितने भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, तीनों चीज बराबर होती है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तीनों आप लोग याद रखना। उसके बाद जो एटॉमिक मास होता है ये तो आप लोग जानते हैं, ये होता है आप लोग का P बराबर के P+N होता है, जो जितने भी P प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है इसलिए होता है एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है A बराबर के P+N। याद रखना एटॉमिक मास बराबर के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिन भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। उसके बाद आइसोबार्स क्या होंगे, आइसोबार इसके उल्टे हो जाएंगे, हैविंग द सेम मास नंबर, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका मास नंबर सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो उनको आइसोबार बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोटोन। आइसो जब भी वर्ड दिखेगा आप लोगों को, आइसो का मतलब होता है समान, तो डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी तो वो हो जाएंगे आप लोगों के आइसोटोन्स हो जाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, तो मेंडलीव को बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर याद रखना कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके द्वारा दिया गया था, मोजले के द्वारा दिया गया था। जो मोजले की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर बेस्ड थी, वो थी आप लोगों की एटॉमिक नंबर पर, परमाणु क्रमांक पर बेस्ड थी। और जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो आप लोगों की एटॉमिक मास पर बेस्ड थी, मीन्स परमाणु भार पर बेस्ड थी। किस पर थी, एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। दोनों को याद रखना है। ये वाली कब आई थी, ये वाली आई थी आप लोगों की 1913 में आई थी, और ये वाली मेंडलीव ने दी थी आप लोगों की 1869 में। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कली या एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट को। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग याद रखना, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन एक हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। उसके बाद एक बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो, या इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये कब बनते हैं, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन या मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो भी बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, बिटवीन द टू सेम या डिफरेंट एटम बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है आप लोगों का, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना कि सिग्मा जो बॉन्ड होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड होता है सबसे वीक होता है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है सबसे, पाई बॉन्ड सबसे वीक होता है। ये सिर्फ आप लोग वन लाइनर की फॉर्म में याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का लॉस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये भी पूछते हैं, ये भी रिपीटेड सेम इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो आप लोगों को याद रखना है इलेक्ट्रॉनों का लॉस क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एक रिएक्शन होती है आप लोग की रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स। रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, वो रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल आप लोग कमेंट करके बताना कि सर ये रिएक्शन आप लोगों की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। उसके बाद आप लोग याद रखना NH3, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो इसका यूज आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कहाँ का यूज होता है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन होती है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन, तो इसलिए फर्टिलाइजर में यूज होता है। उसके बाद आप लोग अमोनियम नाइट्रेट में यूज होता है। एक्सप्लोसिव जैसे कि TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन में यूज होता है। TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन में भी यूज होता है। और जो पिक्रिक एसिड होता है, जो ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है TNP, इसमें भी कौन सा एलिमेंट यूज होता है, या आप लोग का नाइट्रिक एसिड HNO3 यूज होता है। नेक्स्ट आप लोग का रेयन में भी यूज होता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखना कि HNO3 आप लोग का कहाँ का यूज होता है। उसके बाद देख लेते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3, ये कहाँ पर यूज होते हैं, जो आप लोगों का आयरन होता है ना उसको गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं। यूज टू वायर आयरन फॉर इट्स गैल्वेनाइजेशन। जब हम उसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं आयरन का, तो उससे पहले उसको क्लीनिंग करनी होती है। तो क्लीनिंग के लिए हम लोग एसिड यूज करते हैं, जिससे आप लोगों की जो इम्प्योरिटी वगैरह होती है वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आप लोगों का ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये क्या करता है, रिमूव रस्ट स्पॉट, जहाँ पर भी कोई स्पॉट वगैरह होता है उसको रिमूव करने का काम करता है आप लोगों का ऑक्जेलिक एसिड। और जो बोरिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है। और ये कहाँ होता है, जो भी आप लोग आई ड्रॉप वगैरह होती है उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, बोरिक एसिड पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद HCl के यूज आप लोगों को याद रखने हैं। टैनिंग ऑफ द लेदर में यूज होता है। डाइंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिलेटिन फ्रॉम द बोन्स, इसमें भी HCl यूज होता है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये क्या करते हैं, ये एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज होते हैं एंड फूड प्रिजर्वेटिव दोनों का काम करते हैं, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना, जो एक होता है मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज होता है, चेंज इट्स कलर इन एसिड फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक। मिथाइल ऑरेंज को जब आप लोग एसिड में लेकर जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से लेकर के पिंक हो जाएगा। अगर इसका विपरीत अगर फिलिप्टीन को लेकर जाएंगे एसिड मीडियम में, तो ये आप लोगों का कलरलेस रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये आप लोगों का एसिड वाला था। ठीक उसी तरीके से अगर हम बेस में लेकर जाएंगे मिथाइल ऑरेंज को, तो इसका कलर उल्टा हो जाएगा, ऑरेंज से येलो हो जाएगा। और जो फिनोप्थलीन होगा ये कलरलेस टू पिंक हो जाएगा, यानी फिनोप्थलीन आप लोगों का बेस में कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का वाटर सोलेबल बेस जो होते हैं, जो वाटर में सोलेबल हो जाते हैं कुछ बेसिस, तो उन बेस को क्या बोलते हैं, उनको एल्कली बोलते हैं। और उनके जो एग्जाम्पल होते हैं जैसे NaOH और KOH, ये दोनों वाटर सोलेबल बेस होते हैं। उसके बाद ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट सोलेबल इन वाटर। इसलिए आप लोग ये फैक्ट याद रख सकते हैं कि जो सारे बेस हैं वो क्या होते हैं, एल्कली होते हैं, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली बिकॉज
जो अल्कली होती है वो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस आप लोगों के एल्कली नहीं होते हैं। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ पर यूज होता है। तो ये जो आप लोगों की मैच स्टिक होती है वहाँ पर यूज होता है। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई देगा कि बोल्ट्स लॉ क्या होता है। तो आप लोगों को याद रखना, स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है किसी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। तो आप लोगों को याद रखना यही होता है बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। उसके बाद चोल्स लॉ क्या होता है, इसमें क्या रहता है आप लोगों का कांस्टेंट प्रेशर रहता है। क्या रहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर जो आप लोगों का वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टेम्परेचर के। ये तरीका होता है। बाकी इसकी जो इक्वेशन है उससे याद रख सकते हो, पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। अगर आप लोगों का पी कांस्टेंट हो जाएगा तो वी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। अगर आप लोगों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। उसके बाद एक लो और आता है गेल उजक लॉ। ये क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। ये आप लोग याद रख सकते हैं, गेल उजक लॉ। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग ये इक्वेशन याद रखनी, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डायमंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखनी है, ये 3.52 होती है। और जो अगर पूछे डायमंड की कितनी होती है, डायमंड का जो रिफ्लेक्सिव इंडेक्स होता है ये 2.415 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड हो चुका है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होता है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना कि जो डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेफाइट 2.3 होती है। ग्रेफाइट का यूज़ क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताना। उसके बाद क्वेश्चन अभी आ चुका है, ग्रेफाइट किस तरह से यूज होता है, एज ए मॉड्यूलेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एज ए लुब्रिकेंट इन मशीनरी में लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। तो आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, उनको एल्कीन्स बोलते हैं या फिर उनको पैराफिन्स बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये केमिस्ट्री की वीडियो थी। अगर आप लोग और भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन चाहते हैं कि सर और क्वेश्चन करवा दीजिए, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की फिजिक्स की आने वाली है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को जल्दी आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।